अच्छी खबर है। देखिए, शहरवासियों को बहुत जल्द एक नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सौगात मिलने जा रही है, जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे। और इस दौरान सीएम योगी सहारा स्टेट तक के लाइन रिंग रोड के का भी शिलान्यास करेंगे। 60 सेकंड में ये पूरी खबर देखिए। यूपी को एक नए स्तर पर पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास की ओर हमेशा नए कदम बढ़ाते नजर आते हैं। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स समेत 42 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की ओर से बनाए जाने वाले मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास शाम 4 बजे सीएम योगी करेंगे। राजेंद्र नगर के भाटी विहार कॉलोनी में बनने वाले इस कॉम्प्लेक्स के शिलान्यास की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। गोरखपुर में सीएम योगी 72 करोड़ की 42 विकास परियोजनाओं के साथ गोरखपुर विकास प्राधिकरण की ओर से खिलाड़ियों की सुविधा के लिए भाटी विहार कॉलोनी में 2 एकड़ जमीन पर मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि से बनने वाले इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण पर कुल 6 करोड़ 18 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इस दौरान सीएम योगी कार्यक्रम में रामगढ़ताल रिंग रोड का शिलान्यास भी करेंगे। इस पर करीब 44 करोड़ से अधिक रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त 11 करोड़ 24 लाख 78 हजार रुपए की लागत से परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की कायाकल्प कार्य का भी शिलान्यास किया जाएगा। तो भले ही लोकसभा चुनाव में अब 1 साल से कम का वक्त बचा हो, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अब मैदान में उतर गई है। और यूपी के लिए बीजेपी ने मिशन 80 को लेकर आत्ममंथन शुरू कर दिया है। 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने यूपी के लिए खास रणनीति तैयार की है। क्या है वो रणनीति, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। 2014 और फिर 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी ने जीत के लिए अहम भूमिका निभाई थी। 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने यूपी के लिए खास रणनीति तैयार की। बीजेपी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी अब ड्राइवर से लेकर डिलीवरी मैन और शिक्षक से लेकर संविदा कर्मी तक को पार्टी से जोड़ने का काम करेगी। यूपी में मिशन 80 को लेकर लखनऊ में आए बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का रोड मैप तैयार कर लिया। यूपी में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बीएल संतोष ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में सभी 80 सीटें जीतने के लिए अब बूथ पर जातीय समीकरण के लिहाज से मजबूती हासिल करनी है। उन्होंने कहा कि टैक्सी ड्राइवर और डिलीवरी मैन बड़ा वोट बैंक है, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फिलहाल यूपी में कांग्रेस, एसपी और आरएलडी के बीच गठबंधन की भी चर्चा है, लेकिन सीटों को लेकर तालमेल होगा या नहीं, या फिर नया गठबंधन होगा, ये तस्वीर अगले कुछ महीनों में साफ हो जाएगी। ऐसे में बीजेपी यूपी के मिशन 80 में जुट गई है। तो महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर मुजफ्फरनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया। जी हां, तो वहीं अपराधियों को लेकर एक कड़ा संदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। क्या कुछ कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, इस 60 सेकंड की रिपोर्ट के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए। मणिपुर में महिला के साथ हुई घटना के बाद महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर देश में उबाल है। इस बीच मुजफ्फरनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा कि बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाला कोई भी हो, वो धरती पर नहीं रसातल में जाएगा। बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाला अब धरती पर नहीं रसातल में जाएगा, उसके इस धरती पर तो जगह नहीं मिलेगी। इस दौरान कार्यक्रम में अपने संबोधन में सीएम योगी ने एक बार फिर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा, मुजफ्फरनगर में जो लोग पहले लोगों का पलायन कराते थे, आज वो खुद पलायन कर चुके हैं। विपक्षी दलों के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा, यह काम पहले भी हो सकता था, मगर पहले की सरकार के पास आपकी आस्था को सम्मान देने की फुर्सत नहीं थी। पलायन कराने वाले स्वयं पलायन कर गए। अब व्यापारी को, यहाँ के नागरिकों को कोई पलायन नहीं करा सकता। तो वहीं बीते दिनों 18 जुलाई को दिल्ली में बीजेपी के नेतृत्व में हुई एनडीए की बैठक में शक्ति प्रदर्शन किया गया। इस बीच एनडीए की बैठक भी हुई और इस बीच एनडीए की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान समेत कई नेता मौजूद थे। और इस बीच केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने अपनी पार्टी को लेकर सब कुछ क्लियर कर दिया। देखिए 60 सेकंड में कि क्या कुछ अपने भतीजे चिराग को लेकर उन्होंने कहा।
2024 लोकसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम समय बचा है। बीजेपी चुनाव की तैयारियों में जुटी है और एनडीए को मजबूत करने में जुटी है। बीते दिनों 18 जुलाई को दिल्ली में बीजेपी के नेतृत्व में हुई एनडीए की बैठक में शक्ति प्रदर्शन किया गया था। इस बीच एनडीए की बैठक के दौरान पीएम मोदी, चिराग पासवान समेत कई नेता मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान को लेकर स्पष्टीकरण दिया कि उनके और चिराग पासवान की पार्टी अलग अलग है, उनके बीच कोई समझौता नहीं हुआ है। चिराग जी आए और मुझको पैर छू के प्रणाम किए। मैंने उनसे हाल चाल भी पूछा, कैसे हो, ठीक हो? नहीं, हाँ चाचा ठीक है। वो एक अलग इशू है, वो पारिवारिक इशू था, राजनीतिक इशू नहीं था। केंद्रीय मंत्री ने अपनी पार्टी को लेकर सब कुछ क्लियर कर दिया है, लेकिन पैर छूने और आशीर्वाद देने की तस्वीरों पर उन्होंने कहा मार्केट में इसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। चाचा भतीजा एक हो गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी पार्टी अलग है, हम दोनों के अलग अलग दल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। गुजरात शहर में पानी में डूबे मकान और ऊपर छत से आसमानी आफत। लोग कैसे यहाँ रहे? वाकई में तो जिंदगी कैसे गुजर रही है ये सोचने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि पिछले कई दिनों से बारिश का जो खौफ लोग झेल रहे हैं, जूनागढ़ की ये जो तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं, लोगों में भय नजर आ रहा है। बाढ़ ने हर तरफ तबाही किस कदर मचाई है, इस 60 सेकंड की रिपोर्ट में देखिए। गुजरात में बारिश ने कहर बरपा दिया। तेज बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। पिछले कई दिनों से बारिश का खौफ झेल रही जूनागढ़ की तस्वीर देखिए। घरों पर बारिश का पानी भर गया, सड़कों की हालात तो छोड़िए, मकान बारिश के पानी में डूब गए। तस्वीर देखिए, शहर में पानी में डूबे मकान और ऊपर छत से आसमानी आफत। लोग कैसे यहाँ रह रहे हैं, जिंदगी कैसे गुजर रही है, ये सोचने पर मजबूर कर रही है। लेकिन लोग जाएं तो जाएं कहां, कैसे रहें, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। लोगों का बिल्डिंग से निकलना मुश्किल हो रहा है। गुजरात में बारिश का तांडव देखकर लोगों के मन में डर बना हुआ है। जूनागढ़ की एक और तस्वीर देखिए। बारिश के पानी ने लोगों के आने जाने तक के रास्ते पर ब्रेक लगा दिया है, लेकिन लोगों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए रेस्क्यू टीम लगातार काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो चलिए अब आपको बताएं कि सीमा हैदर इस वक्त काफी बीमार हो चुकी हैं। उसे ड्रिप लगाया जा रहा है और पुलिस सीमा के घर पहुंची है और सचिन से पूछताछ के लिए उसको लेकर गई। हालांकि पुलिस ने तबीयत खराब होने के चलते सीमा को घर पर ही छोड़ दिया। उसके बाद किस तरह से सीमा क्या कुछ कहती हुई नजर आई और क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आई, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। सवालों के घेरे में घिरी सीमा हैदर अब बीमार हो चुकी है। वो सचिन के घर पर है और जहां उसका इलाज चल रहा है। सीमा को ड्रिप लगाई गई, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ इंडिया डेली लाइव के पास। सीमा का इलाज कर रहे डॉक्टर्स ने बताया कि सीमा की तबीयत अभी खराब है। सचिन के पिता नेत्रपाल से जब हमने सीमा की तबीयत के बारे में सवाल पूछे तो उन्होंने बताया कि मीडिया ने बहुत परेशान कर रखा है। इधर सीमा की तबीयत खराब है, उधर पुलिस सचिन को पूछताछ के लिए लेकर गई। वहीं सीमा से जब हमने सचिन के बारे में पूछा तो उसने कहा कि जब तक सचिन नहीं आएगा तब तक कुछ भी नहीं खाऊंगी, मर जाऊंगी लेकिन कुछ खाऊंगी नहीं। सीमा बीमार है, लेकिन सचिन और सीमा से पूछताछ का दौर एक बार फिर से शुरू हो सकता है। सचिन और सीमा लगातार अपने बयान बदल रहे हैं। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों का शक और गहराता जा रहा है। तो देश भर में 44 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70,000 से अधिक युवाओं को बड़ा तोहफा दिया। तो जी हां, आपको बताते चले कि रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां पर युवाओं को बधाई दी, तो वहीं घोटालों को लेकर भी कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। इस रिपोर्ट में देखिए। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर जिले को एक बड़ी सौगात दी है। शुक्र तीर्थ में मां गंगा को लेकर यहां पर विकास को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए। तो विरासत संजोने का संदेश भी दिया। तो इस मौके पर सीएम योगी ने एक बार फिर माफिया और इसी के साथ ही गुंडों पर बड़ा प्रहार किया है। क्या इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया, इस रिपोर्ट के जरिए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर में शुक्र तीर्थ का दौरा किया, जहां उन्होंने शुक्रदेव परिसर में पंचवटी वाटिका में 5 पौधे लगाए। शुक्रदेव मंदिर में पूजा अर्चना के साथ ही अक्षय वट की परिक्रमा भी की। इसके बाद सीएम योगी ने तीर्थ में गंगा का पानी लाने की योजना का शुभारंभ किया। जीवन को सुख और समृद्धिमय करने का कार्य जो पावन देवतुल्य नदी कर रही है, वह मां गंगा की धारा सुख तीर्थ से होकर के बहेगी। यह हम सबके लिए अद्भुत क्षण है। इस मौके पर सीएम योगी ने जिले में 244 करोड़ रुपए की 77 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। सीएम योगी ने किसानों के लिए भी बड़ा ऐलान किया कि सरकारी ट्यूबवेलों से जल्द ही फ्री पानी मिलेगा। साथ ही 100 साल पुराने पौधों को विरासत वृक्ष के रूप में सहेजने का संदेश भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो मणिपुर का एक वीडियो सामने आने के बाद अब लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसे ही वीडियो सामने आ रहे हैं और ऐसा ही एक वीडियो अब बिहार के बेगूसराय से सामने आया। वीडियो में भीड़ ने एक संगीत टीचर और एक नाबालिग को निर्वस्त्र हालत में पूरी तरह से पीटा है। मारपीट की इन तस्वीरों को हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन इतना बता सकते हैं कि ये तस्वीरें बिहार के बेगूसराय के तेघड़ा की हैं, जहां लोगों की भीड़ ने एक नाबालिग लड़की और एक अधेड़ शख्स को बुरी तरह से पीटा। वीडियो में मार खा रहा अधेड़ शख्स पेशे से गायक है, जो लोगों को हारमोनियम भी सिखाता है। 2 दिन पहले भी लड़की हारमोनियम सीखने के लिए मास्टर किशन देव चौरसिया के पास पहुंची थी। इसी बीच गांव के लोग वहां पहुंचे और दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने किशन देव और लड़की को गिरफ्तार कर लिया। क्या समाज से इंसानियत बिल्कुल खत्म हो चुकी है, या फिर हमारा ज़मीर पूरी तरह से मर चुका है? ये वो सवाल हैं जिन पर गंभीरता से विचार किया जाना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो राजस्थान के पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा ने अपनी ही सरकार के खिलाफ बयान क्या दिया कि मानो सियासी तूफान आ गया। जी हां, तो गुड़ा को बर्खास्त कर दिया गया है, लेकिन वो अब भी अपने बयान पर कायम है। उन्होंने कहा है कि मरते दम तक बयान से वो पीछे नहीं हटेंगे। कहते हैं सच्ची बात कड़वी होती है। राजस्थान के मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा ने अपनी सरकार को आईना दिखाया, प्रदेश की महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर बात रखी, अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए तो सीएम अशोक गहलोत तिलमिला उठे और उन्होंने शुक्रवार देर रात मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा को बर्खास्त कर दिया। इस बीच गहलोत सरकार पर राजेंद्र गुड़ा फिर बरसे और कहा कि मरते दम तक आवाज उठाऊंगा, सांस थमने तक बोलता रहूंगा, मंत्रिमंडल से निकालें या जेल भेजें, आखिरी सांस तक यही कहूंगा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। मैं बोलता रहा हूँ, मंत्रिमंडल की मीटिंग में भी बोलता रहा हूँ, मैं विधानसभा में बोल रहा हूँ और उसका खामियाजा भी उन्हें भुगता है। इन सब के बीच सबसे चिंता की बात यह है कि बच्चियों के साथ दुष्कर्म और गैंगरेप के मामले राजस्थान में साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल विधानसभा चुनाव से पहले राजेंद्र गुड़ा की बर्खास्तगी ने राजस्थान की सियासत में तूफान ला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो काशी में अब तक का सबसे बड़ा मंदिर सम्मेलन शुरू हो चुका है और यह सम्मेलन 3 दिन तक चलेगा। सम्मेलन का उद्घाटन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किया। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। बाबा की नगरी काशी में देश दुनिया के मंदिरों का सम्मेलन शुरू हो चुका है। ये सम्मेलन वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है। 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने किया। भागवत ने इस मौके पर कहा कि देश के लोगों को देश और संस्कृति के लिए त्याग करना चाहिए। भागवत ने कहा कि राम घट घट में है, इसलिए समाज एक रहे, इसका संदेश मंदिरों से ही जाएगा। भागवत ने कहा कि समाज के हर तबके और सबकी चिंता करने वाला मंदिर होना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि योजना बनाएं और सबको कनेक्ट करें। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य नेटवर्किंग, नॉलेज शेयरिंग
और पीयर लर्निंग के लिए एक कुशल इकोसिस्टम का सृजन और विस्तार करना है, जिसका आयोजन विभिन्न विषयों पर एक्सपर्ट सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और मास्टर क्लासेस के माध्यम से किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो दिल्ली की 2 मस्जिदों पर कार्रवाई की तलवार लटक चुकी है। इन दोनों मस्जिदों पर रेलवे ने नोटिस चिपकाया है। जी हाँ, तो नोटिस में मस्जिदों को 15 दिनों का वक्त दिया गया है। क्या है ये पूरा मामला, इस 60 सेकंड की रिपोर्ट में समझिए। दिल्ली की 2 बड़ी मस्जिदों पर अब बुलडोजर चलने वाला है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रेलवे ने दिल्ली की 2 बड़ी और पुरानी मस्जिदों को हटाने के लिए नोटिस जारी किया था, जिसे मस्जिद की दीवारों पर चस्पा कर दिया गया था। नोटिस में लिखा था कि 15 दिनों के भीतर मस्जिद को खुद हटा लें, वरना इन मस्जिदों को रेलवे हटा देगा। रेलवे ने यह नोटिस दिल्ली के बंगाली मार्केट मस्जिद और तकिया बब्बर शाह मस्जिद पर लगाए थे। रेलवे ने दावा किया कि जिस जमीन पर मस्जिदें बनी हैं वो रेलवे की जमीन है। उधर दिल्ली वक्फ बोर्ड इस नोटिस का विरोध कर रहा है। वक्फ बोर्ड ने कहा कि मस्जिद की जमीन 1945 में कानूनी तौर पर ट्रांसफर की गई थी। ये मस्जिदें 400 साल पुरानी हैं, इन्हें ऐसे नहीं हटाया जा सकता। वक्फ बोर्ड ने तमाम दलीलें देते हुए रेलवे से ये नोटिस रद्द करने को कहा। इतना ही नहीं, बोर्ड ने रेलवे से नोटिस रद्द करने की सूचना देने को भी कहा है। आपको बता दें कि रेलवे ट्रैक किनारे बने धार्मिक स्थलों या अतिक्रमण को हटाने को लेकर अभियान लगातार चल रहा है। इसी अभियान के तहत ये नोटिस लगाए गए। तो देश भर में लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और इनमें लगातार इजाफा हो रहा है। नाम बदलकर पहले दोस्ती और फिर प्यार का दिखावा किया जाता है और उसके बाद फिर रेप और धर्मांतरण के लिए ब्लैकमेल भी किया जाता है। दिल्ली और गाजियाबाद में फिर से लव जिहाद हुआ है। पीड़ितों की आपबीती रोंगटे खड़े करने वाली है। इस रिपोर्ट में देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया। यहाँ एक मुस्लिम युवक ने हिंदू बनकर 15 साल की बच्ची के साथ रेप किया। पीड़ित की आपबीती सुनकर परिवार वाले सन्न रह गए। आरोपी ने अमन बनकर नाबालिग से दोस्ती की, फिर रेप की वारदात को अंजाम दिया। लड़की ने अपने घर जाकर अपनी बहन को पूरी घटना बताई और जिसके बाद परिवार वालों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। वहीं पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र का है। पीड़ित युवती की आपबीती सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आरोप है कि उसे पता चला कि वो दीपक नहीं खालिद है, तो उसने दूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी उसे ब्लैकमेल करने लगा। पीड़ित की शिकायत पर थाना विजयनगर ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने जैसे ही तहरीर प्राप्त हुई एफआईआर पंजीकृत किया। पहले प्यार का झांसा, फिर रेप और धर्मांतरण के लिए ब्लैकमेल का धंधा चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और वहीं आसमानी आफत कैसे जिंदगी के लिए मुसीबत बन रही है, इसकी एक तस्वीर यूपी के बिजनौर में दिखाई दी, जब बस में सवार यात्रियों की जान खतरे में पड़ गई। जी हाँ, तो वहीं नदी के तेज बहाव के बीच बस फंस गई और यात्रियों में चीख पुकार का आलम देखा गया। सैलाब के बीच दहशत और किस तरह से रेस्क्यू किया गया, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मूसलाधार बारिश से नदियां विकराल हो चुकी हैं, पानी सड़क तक आ गया है। इस बीच उफनते सैलाब में एक बस फंसी तो उसमें सवार यात्रियों की जान मुश्किल में पड़ गई। जहां पानी के तेज बहाव ने बस का रास्ता रोका और मझधार में 40 लोग फंस गए। सूचना मिलने पर मौके पर हरिद्वार पुलिस और रेस्क्यू टीम पहुंची। आसपास लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। पहले पुल के ऊपर खड़ी क्रेन के जरिए बस को रस्सियों से बांधा गया, फिर शुरू हुआ यात्रियों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। तस्वीरों में देखिए कैसे सैलाब में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला जा रहा है। पानी में बुलडोजर उतरा और बस के नजदीक जाकर यात्रियों को सुरक्षित बचाया गया। खिड़की से एक एक यात्री बाहर निकाले गए। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश परिवहन की सवारियों से भरी बस बहराइच से हरिद्वार की ओर जा रही थी। इसी दौरान बिजनौर की कोटावाली नदी के रपटे पर अचानक पानी के बहाव में बस फंस गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। दिल्ली बाढ़ के हालातों से उबर नहीं पाई और इसी बीच दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जी हां, क्योंकि लगातार अब यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और इसी के साथ ही हथनीकुंड बैराज से एक बार फिर से 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ दिया गया है, जो पिछली बार से ज्यादा तबाही मचा सकता है।
एक बार फिर देश की राजधानी पर खतरा मंडरा रहा है। एक बार फिर दिल्ली पानी पानी होने वाली है। यमुना नदी अभी भी खतरे के निशान पर ही है, तो लगातार भारी बारिश के बाद हरियाणा के हथनीकुंड बैराज में पानी ओवरफ्लो हो गया है, जिसके बाद फ्लड गेट खोल दिए गए हैं, जिसके बाद यमुना नदी के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आ सकती है। बताया जा रहा है कि इस बार दिल्ली में बाढ़ के हालात पिछली बार से ज्यादा बुरे हो सकते हैं। दिल्ली के इलाकों से पानी अभी ठीक से उतरा भी नहीं है। यमुना नदी का जलस्तर भी डरा रहा है। दिल्ली में ओल्ड रेलवे ब्रिज पर यमुना नदी का जलस्तर लगातार खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। शनिवार को यमुना का जलस्तर 205.48 मीटर दर्ज किया गया। हालांकि हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और लोगों को यमुना से दूर रहने की चेतावनी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।